हेलो स्टूडेंट्स, सुनिए मेरी बात। ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है आपका ऑनलाइन कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी आज मैं आपके लिए लेता हूँ। और जितने भी सिलेबस आपके 9th क्लास के रिलेटेड हैं, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, वो सारे सिलेबस आपको इस चैनल पर क्लास वाइज क्लास मिलते रहेंगे। इसलिए आज से ये क्लास स्टार्ट होता है। क्लास बाई क्लास आप जो है इसको करके अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इसमें कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको जो है इसमें कहीं कोई डाउट आपको रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स बोर्ड पे सॉल्व करते रहूँ। और फिर भी आपको अगर इस तरह का कोई डाउट आता है पढ़ाने के बाद भी, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें, अपने डाउट को भेजें और उसको मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने कॉपी और बुक आर.एस. अग्रवाल का आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग आर.एस. अग्रवाल के एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर वही चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी के बनाएंगे। और मोस्टली आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको बनाने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्टली बन जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाते हैं जिसको अगर हम लोग वो आर.एस. अग्रवाल पढ़ाने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो वो हम लोग दोबारा से कर सकते हैं। यानी कि आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी ये दोनों के दोनों जो है आपके जो चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स होंगे आपके मैथ के, वो सारे के सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे आपके इस क्लास के हिसाब से। मेरा नाम है राम कुमार और आप सभी मुझे राम सर के नाम से जानते हैं। और आपके सारे जो सिलेबस हैं उसको कंप्लीट जो है मैं करा दूँगा। इसलिए आप चैनल देखते रहें और जितने भी क्लास वाइज क्लास आपके जो लेक्चर्स होंगे उसको कंप्लीट करें। आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल का पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। आप अपना बुक ले लें और कॉपी एक ले लें, मोटा कॉपी लें और क्लास वाइज क्लास उसको पढ़ते रहें। आपके आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस भी मैं साथ में करा दूँगा और जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, नंबर सिस्टम तो खैर कई सारे पार्ट्स में टूटते हैं। नंबर सिस्टम अगर कहें तो नंबर सिस्टम्स के दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम हमारा दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोगों को नहीं जानना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसके बारे में दे देते हैं कि कोई भी नंबर जो नेगेटिव में हो और रूट में हो, ठीक है ना, तो वो इमेजिनरी नंबर ऐसे डिनोट किया जाता है। क्या है मतलब इमेजिनरी नंबर वही होता है कि जो नेगेटिव नंबर, जैसे आप 8 क्लास का स्क्वायर सिलेबस पढ़ के आए तो उसमें आपने देखा होगा √2, √3 और इस तरह के पॉजिटिव नंबर्स के रूट आपने निकालने सीखे होंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के रूट आपने निकालने सीखे होंगे। एक भी क्वेश्चन आपने ऐसा नहीं बनाया होगा जिसमें कि नेगेटिव नंबर्स हो। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर नेगेटिव में हो और रूट में हो तो वो इमेजिनरी नंबर में इंक्लूड आता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में रियल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लोग। एक होता है रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। इन दोनों नंबरों के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इस क्लास में हम लोग को जान लेना है, क्योंकि यही क्लास ऐसा है जो इन रियल, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में इतने क्वेश्चंस आपसे कराए जाएंगे जो आपके जितने भी इसमें डाउट्स होंगे और बेसिक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये दोनों मतलब कि नंबर्स के बारे में इस क्लास में आपको कुछ मतलब से इंटरनली जानना है। ठीक है, बाकी के इसके बाद जो क्लासेस होंगे 10th क्लास, उसमें ये सब नंबरों पर मौजूद जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको करने हैं। वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाएगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो सारे इंट्रोडक्शन आपको इस क्लास में पढ़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लोग, रेशनल नंबर। बहुत
हम लोग 6th-7th क्लास में रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के बारे में आते हैं कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये आप लोग शुरू से डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसको इंटीजर का नाम देते हैं लोग। और इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है तो वो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर 0 होता है और नीचे कोई नंबर होता है तो वो डिफाइन हो सकता है। जैसे कि एनी नंबर बाई अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो कई सारे केसेस में हम लोग इसको इन्फिनिटी ले लेते हैं लोग, बट 0 बाई एनी नंबर अगर होगा तो वो आपको 0 हो सकता है, ठीक है। तो वो इसलिए 0 जो है एक रेशनल नंबर में काउंट होता है। तो रेशनल नंबर में क्या क्या होता है? ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर में आते हैं। जितने, अब इसी होल नंबर में आपको जो है नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसी में आपको इवन नंबर आ जाएगा, फिर इसी में आपको ऑड नंबर आ जाएंगे, फिर आपको जो है इसी में ये क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, ये सब जितने भी होते हैं वो सब होल नंबर में आएंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये सारे जितने होल नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होते हैं। फिर से जितने भी टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस, वो सारे के सारे हमारे रियल रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में हम लोग इतने नंबरों की बात करते हैं। तो अब आप तो सोच रहे होंगे कि सर आपने तो सारे नंबर ही टाइप बता दिए, तो जब सारा नंबर रेशनल नंबर ही होता है तो फिर इरेशनल नंबर में क्या होता है? तो खैर इरेशनल नंबर की बात करेंगे हम लोग उसमें, क्योंकि उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशंस आएंगे। तो वो डिसिमल एक्सप्रेशंस जो होंगे आपको अभी बात नहीं करेंगे उसके बारे में। हम लोग पहले पूरे बढ़िया तरीके से रेशनल नंबर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से तो फिर हम लोग इरेशनल नंबर में जाएंगे। तो वहाँ पर आपको बताएंगे हम कि कौन से ऐसे नंबर होंगे जो इन सभी नंबरों के भी इंक्लूडिंग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये इरेशनल नंबर का ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर का ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी करें, साथ साथ हम जो पढ़ाते जाएं आप अपने कॉपी पर नोटिस करें और नोट करें। नोट करने के बाद उसको जो है बढ़िया तरीके से उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें उसको कमेंट बॉक्स में जाके, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आप मैसेज करें। उस नंबर पे आपके जितने भी डाउट्स होंगे कोशिश किए जाएंगे ये ख़त्म कर दिए जाए, ठीक है, और उसके बाद से आपको बताएंगे। तो ये आपको अब हम लोग बात करते हैं अच्छे से रेशनल नंबर की, है ना। नंबर सिस्टम का एक ओवरऑल आपने चार्ट देखा कि कौन कौन से नंबर सिस्टम इंक्लूड होते हैं। अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं कि रेशनल नंबर में हमारा कौन कौन सा नंबर इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। हालांकि 8th क्लास में आपने इनके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा है कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे, ठीक है। हम बस उसको थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन करा देते हैं। रेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसके रिप्रेजेंटेशन। हालांकि ये बहुत आसान है, अगर सही तरीके से उसको जान लिया जाए तो कभी इसमें दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे 3/4 कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो फिर 4/3 कैसे रिप्रेजेंट होगा, प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझ लें ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना हो और इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये उस तरह से बना देंगे और वो इस तरह से बना देंगे, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए रेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम लोग पहले दो पार्ट में पूरे फ्रैक्शन सिस्टम को, पूरे फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस या प्रॉपर रेशनल नंबर्स और
इम्प्रॉपर रेशनल नंबर, ठीक है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत आसान सा चीज है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है हमारा डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, उसको प्रॉपर बोलते हैं, और इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाए वो हमारा इम्प्रॉपर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका 2/3 हुआ, 7/8 हो गया, ठीक है ना, 9/13 हो गया, सो ऑन, ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ठीक इसका उल्टा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो जाए, जैसे कि 4/3 हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा, सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमारा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इन दोनों पार्ट को थोड़े समझ लें। अच्छा, मान लीजिए किसी के दिमाग में आ रहा होगा बात कि सर ये तो सारे फ्रैक्शंस ही हो गए, इनके अलावा नंबर जैसे 2, 3, -4 ये सब क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले बता दें, आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझिए, इसी के साथ आपके कांस्टेंट नंबर का हो जाएगा। जैसे ये हमारा एक नंबर लाइन होगा, 0 ये एक्स डैश होगा, कार्टेशियन होता है, ये एक्स हो गया, इधर वाले नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले नंबर जो हो जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब रहा बात, इसको इक्वल सेक्शन में डिवाइड हम लोग करते हैं लोग, ये इक्वल सेक्शंस हो गया, इधर पॉजिटिव इधर हो गया और इधर नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए अब बात हम लोग करते हैं कौन से, जैसे मान लीजिए किसी को -2 करना है, तो -2 आपको दिख रहा है यार, -2 कहाँ पे, आपको 7 करना है तो दिख रहा है +7 कहाँ पे। तो कांस्टेंट नंबर तो अपना एक फिक्स पोजीशन लेता ही है, हर एक रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे अपना एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, कांस्टेंट नंबर एकदम फिक्स्ड पोजीशन होते हैं। तो ये क्या दिक्कत होगा कि सर 8 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 9 कहाँ से रिप्रेजेंट होगा। जैसे बच्चे आते हैं पूछते हैं सर आपने ये तो बता दें -9 कहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो जिसको ये समझ में आ गया उसको तो इतना पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में इक्वल सेक्शन डिवाइड होता है, तो इक्वल नंबर्स आते हैं, तो उसमें 9 कहाँ होगा, +9 कहाँ होगा, -9 कहाँ होगा। तो ये कोई बात नहीं है कि कांस्टेंट नंबर्स लाइक -2, +3 ये सब कैसे रिप्रेजेंट होगा। प्रॉब्लम क्या होता है फ्रैक्शंस के रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो हम लोग इसी के रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। तो सबसे पहला बात था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपको 2/3 का रिप्रेजेंटेशन, आप देख सकते हो ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, उस नंबर लाइन को हम इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करके हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे आपको नंबर वो लाइन बनाया जाती है, ठीक है। अब हमको ये नंबर मिटा के हम इतने सेक्शन को डिवाइड करने की हमारी जरूरत है नहीं, ठीक है, इसलिए इतने सेक्शन को नहीं बनाएंगे, हम लोग उसको कम सेक्शन में डिवाइड करेंगे, उतने सेक्शन की जरूरत नहीं है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये 0 आया, ये आपको +1 हो गया, ये x हो गया, और ये आपको जो है माइनस हो गया, ये x हो गया, ये नंबर में अल्फाबेट होता है और और ये आपको 0 हो गया। तो इतना याद रखें कि ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस, all proper fractions are always represented between 0 to 1 और 0 to -1। मतलब क्या हुआ, देखिए जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। मतलब ये अगर प्लस होगा, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शंस प्लस में है तो ये आपको 0 से +1 में जाएगा, और इसी में अगर माइनस कर देते तो ये 0 से -1 के बीच में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये 0 से 1 के बीच में ही क्यों रिप्रेजेंट होता है। रीजन, सिंस the value of each proper fraction is
देन 1। देखिए जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उन सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका 2/3 आप डिवाइड करोगे कितना है 0.6 लेस देन 1। जैसे आप एक और ले लो 7/8, 0.8 लेस देन 1। दुनिया के किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड करते हो तो उसका वैल्यू जो होता है वो पक्का 0 आपको 1 से कम होता है। तो जब 1 से कम हो गया तो 1 से कम हो गया तो 1 के भीतर ही रहेगा, इसलिए 0 से +1 या 0 से -1 के बीच में रिप्रेजेंट होता है। इतना बात तो आप समझ लीजिए, इसलिए आपके सामने जब आता है कोई अचानक से कोई फ्रैक्शन दे देता है कि आप रिप्रेजेंट करो 7/8, रिप्रेजेंट करो 9/13, रिप्रेजेंट करो 17/5, आप पहले ये जज करो कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर होगा तो प्रॉपर के तरीके से बनाना, इम्प्रॉपर होगा तो अलग तरीके से बनाना, ठीक है ना। घबराहट में पढ़ना, बहुत बच्चे होते हैं जो कहीं भी रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं, सबसे पहला चीज़ होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिप्रेजेंटेशन, न्यूमरेटर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और उसके डिनोमिनेटर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो व्हाट डज द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन डिनोट्स और व्हाट डज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन डिनोट्स। देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोट्स द पार्ट which is to represent। इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि ये CBSE का सिलेबस है। बिहार बोर्ड वाले अगर एलिजिबल हैं इसे समझने में तो आपको वो भी पढ़ के अपना जब प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट पढ़ाएंगे तो पूरा इंग्लिश में ही CBSE सिलेबस के हिसाब से। बिहार बोर्ड वाले देख लें, अगर इंग्लिश के थोड़ा सा चीज़ शुरू हो जाता है तो मैथमेटिक्स में हमको लगता है कि इंग्लिश और हिंदी का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। साइंस में थोड़ा बहुत एलेबरेशन जो होता है हम लोग जो उसको एलेबरेट करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं, तो CBSE वाले ज़्यादा समझ में आता है, बिहार बोर्ड वाले थोड़े से उसको दिक्कत होता है, लेकिन मैथ हमको लगता है दोनों के लिए सेम है, अपना दोनों देख के समझ सकते हैं। द पार्ट विच इज टू रिप्रेजेंट, और डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। ये किसी भी फ्रैक्शन के लिए यही होता है, ये याद रखिए। किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ये डिनोट करता है कि कौन सा पार्ट हमें रिप्रेजेंट करना है, और डिनोमिनेटर ये शो करता है कि कौन सा कितने सेक्शन में उसको उस नंबर को डिवाइड करना है। जैसे हमको 2/3 रिप्रेजेंट करना है तो हम इतना तो कंफर्म है कि प्लस में तो 0 से +1 के बीच में जाएगा। अब 3 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना हुआ 3, इसका मतलब 0 से 1 को हम लोग 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मतलब इस लाइन से नहीं है। अब आप सोचोगे सर ने कहा 3 सेक्शन, लाइन ड्रॉ किया 2, भाई मुझे लाइन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सेक्शन से, 1 2 और 3 सेक्शन से। तो जाहिर सी बात है आप 3 सेक्शन में रिप्रेजेंट करोगे तो लाइन तो उससे कम ही रखोगे ना, तभी नहीं ये इंक्लूड होगा उसमें। तो इसलिए आप सेक्शन गिनना है, और अगर सेक्शन ना गिनना है तो लाइन अगर बनाना है तो जितना आप होगा उससे कम लाइन बना देना, काम खत्म हो गया। 3 पार्ट आपका हो गया, 3 पार्ट मांग रहा था, 3 पार्ट हमने दे दिया। अब आपको ये 2 रिप्रेजेंट करना है। न्यूमरेटर क्या इंडिकेट करता है, 2 जो हमको रिप्रेजेंट करना है। ये आपका हो जाएगा 0/3, ये आपका हो जाएगा 1/3, और ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, यही वाला पोर्शन होगा 2/3, और ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली 3/3 देखो कट के 1 हो गया। तो ये तो रिप्रेजेंट कर मतलब समझाने के लिए बनाया, आप पूरा नहीं बनाओगे, बस ये वाला 2/3 यहाँ पर इंडिकेट कर दोगे। अगर माइनस में होगा तो यही काम जो आप इधर किए हो ये काम आप इधर कर दोगे, हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी करें, बने रहे साथ में, ठीक है। चलिए अब आते हैं बात हम लोग इम्प्रॉपर के रिप्रेजेंटेशन को। ये प्रॉपर वाला हो गया, प्रॉपर में बस इतना ही है, बहुत आसान है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में बना देना है। ये याद रखोगे, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि क्यों 0 से 1 के बीच में बनता है, तो इसका ये रीजन हुआ, आपको बताएंगे। अब आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जैसा कि हम लोगों ने देखा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारा क्या हुआ
ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल आपका ले लेते हैं 13/4, ठीक है, कुछ भी 17/7, ठीक है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा रखना है। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो आपको बाउंडेड है कि एकदम 0 से 1 के बीच में बनेगा, बट वो बाउंडेशन इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता इसमें? क्योंकि जैसा फ्रैक्शन वैसा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो आपको इसमें सबसे पहले अगर कोई फ्रैक्शन जैसे कि यही आपको दे दिया जाए, रिप्रेजेंट करना है आपको 13/4 को, 13/4 को रिप्रेजेंट करना है। आप इसको डिवाइड करके सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि ये 3 होल 1/4 आया। अब समझिए कि 13/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर 3 होल 1/4 आया, तो आपको ये नंबर बनेगा 3 और ये 4 के बीच में। होल के प्लेस पर जो भी नंबर आता है उससे और उससे ज़्यादा के बीच में रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि 4 आया 1 आया, उससे मतलब नहीं है। या ये आप इसलिए कह रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में बनेगा कि यहाँ पर 4 है, नहीं। इस होल के जगह पर जो भी नंबर आया, ठीक है ना, हमको इससे और इससे मतलब नहीं है। इस होल के जगह पर जो भी नंबर आया उससे और उससे ज़्यादा के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 17/7 हुआ, इसको चेंज करने पर कितना आएगा 2 होल 3/7, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपको 2/2 और 3 के बीच में, ठीक है ना। अगर किसी को चेंज करने पर आता है 4 होल आपको मान लीजिए कि 1/2, ठीक है, तो ये आपको बनेगा 4 और 5 के बीच में, ठीक है। होल के प्लेस पर जो भी नंबर आए उससे हमेशा एक ज़्यादा के बीच में बनेगा। इसमें ये मत समझे कि इससे और इससे मतलब है, हमको इससे होल के प्लेस पर जो नंबर आता है उससे उसके बीच में, ये 3 और 4 के बीच में बनेगा। ये आपको 2 और 3 के बीच में बनेगा, 3 और 4 के बीच में। ये आपको 2 और 3 के बीच में, और ये आपको 4 और 5 के बीच में बनेगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसको रिप्रेजेंट करने चलते हैं लोग, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 0 बनाना हमको 3 और 4 के बीच में, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये एक्स हुआ, ये ओ हुआ और ये एक्स हुआ, ठीक है। अब चलिए हमको इसको 3 और 4 के बीच में बनाना है। तो अब देखिए इतना तो कंप्लीट हो गया। अब आपका इसका डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर क्या बताएं? डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, कितना सेक्शन में उसको डिवाइड करना है। तो इसमें डिनोमिनेटर आपका 4 है, तो इसको हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 सेक्शन, ठीक है ना। आप जब बनाओगे इसको इस एग्जाम में तो स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, पेंसिल से ड्रॉ करोगे, और ये सेक्शंस मस्ट बी इक्वल। ये छोटा बड़ा नहीं होगी, तुम हाथ से बना रहे हो, हो सकता है आपको देखने में ये छोटा बड़ा दिखे, लेकिन जब आप उसको एग्जाम में बनाओगे या कॉपी पे बनाओगे या फेयर करोगे तो आपको ये चाहिए एकदम इक्वल सेक्शन में होना चाहिए, वो आप स्केल से बनाओगे, ठीक है। अब जितना हो गया, अब हमको रिप्रेजेंट करना है 1/4। 1 ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या इंडिकेट करता है? 1, मतलब कि जो पार्ट रिप्रेजेंट करना है हमको वो यही हो गया 1, ठीक है, यानी यही हुआ आपको 3 होल 1/4, ठीक है। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर 2 और 3 के बीच में बनाना ना, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो इसका कितना है? 7 है। डिनोमिनेटर कितना है? 7। इसको 7 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। देखिए तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको 3/7 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा आपका 2 होल 3/7, ठीक है। उसी तरह से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इस पूरे चीज को ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, तो कभी भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर के रिप्रेजेंटेशन को समझने में दिक्कत नहीं होता है। और अगर ये कोई नंबर माइनस में है तो जो काम उधर किया गया वो काम इधर कर दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया रेशनल नंबर का। अब हम लोग चलते हैं, अगर
रेशनल और इरेशनल के बीच में, मतलब दो अगर रेशनल नंबर दिए गए हैं और उन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको कोई एक रेशनल नंबर निकालने के लिए आ जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें, कॉपी फेयर करें, क्लास वाइज क्लास आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं टू फाइंड a rational number between two rationals. To find a rational number between two rationals, मतलब ये आपको दो रेशनल नंबर दे दिया गया है और कहता है कि उसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालें। देखिए, लेट x and y are two रेशनल्स। मान लीजिए x और y आपके दो रेशनल नंबर दिए हैं, इससे मतलब नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, उससे मतलब नहीं है इसमें, ठीक है ना। हो सकता है x बड़ा हो y से, y बड़ा हो x से, उससे कोई मतलब नहीं है। तो रेशनल नंबर बिटवीन देम, बिटवीन x एंड y क्या होगा, 1/2 x प्लस y। मतलब ये कि अगर दो रेशनल नंबर x और y हमको दिया गया है और उसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, एक रेशनल नंबर निकालना का सिंपल क्या करूँ, दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, आपका वो रेशनल नंबर निकल जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। 1/2 और 3/4 के बीच में मान लीजिए आपको पता है एक रेशनल नंबर निकाले, तो वन बाई टू प्लस 3/4 क्या बोले हैं, दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें किसी को x किसी को y मान सकते हैं, डजंट मैटर दैट। तो 1/2, 4 और 2 कैल्सियम 4 हुआ और ये जाएगा 2 + 3, 1/2, 5/4, ठीक है। अब देखिए तो कोई कैंसिलेशन नहीं होने वाला है, 5/8 आपका एक रेशनल नंबर होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और अंदर जाकर अगर समझना चाहें, ठीक है, तो आप देख सकते हो। देखिए 1/2 का डिसिमल फॉर्म 0.5, 3/4 का 0.75, 5/8 का डिसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अप्रॉक्स 0.6, ठीक है ना। तो देखिए तो 0.5 और 0.75 के बीच में 0.6 आता है ना, तो बस ठीक है, सही है, ठीक है। तो अगर एक रेशनल नंबर देगा निकालने के लिए तो आप ऐसे यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले इसका, और अब हम लोग चलते हैं लोग एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा तो। चलिए, टू फाइंड मोर रेशनल्स बिटवीन टू रेशनल नंबर,
लीजिए दो रेशनल नंबर के बीच में आपको जो है बहुत सारे रेशनल नंबर्स, मतलब एक से ज़्यादा, 2, 4, 10, 20, 50, 100 ऐसे देता है निकालने के लिए, तो उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें इस्तेमाल लेते हैं लोग आपको एलसीएम मेथड का। एलसीएम मेथड जो सबसे आसान मेथड होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 6/7, मान लीजिए ऐसा देता है। समझिए मेरी बात, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। उसमें से 10 आप बताने की मेथड कुछ और हो सकते हैं और 10 बताने की मेथड कुछ और हो सकते हैं। इसलिए इसको बनाने के लिए अगर अलग अलग प्रोसेस का यूज हम लोग करते हैं तो हमारे आंसर्स बुक से मैच नहीं कर सकते। मान लीजिए क्वेश्चन आपको बुक में दे दिया है और हमने एलसीएम मेथड नहीं निकाला, ठीक है ना, कुछ लोगों ने डिफरेंशिएट मेथड निकाला, तो वो आपके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जब इनफाइनाइट नंबर है तो 10 हम कोई बता सकते हैं, 10 वो कोई बता सकता है, 10 वो कोई बता सकता है। फिक्स होता है कि यही 10 है ही, तब तो किसी भी मेथड से बनाते तो वही 10 आता है। लेकिन चूंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मेथड यूज करने के कारण इनमें नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट निकल सकते हैं। आप इससे नहीं कीजिएगा सर बनाए बुक से आंसर मैच नहीं किया, आपका मेथड अगर सही है तो बुक से आंसर मैच करना इसमें कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले 3/4 एंड 6/7 का यूज करते हैं लोग। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, 4 and 7 बात का हो जाएगा 28। अब बारी बारी आप क्या करेंगे, इन दोनों के फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को इस एलसीएम तक पहुंचाएंगे। क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम तक पहुंचाना है। तो डिनोमिनेटर को एलसीएम तक पहुंचाने के लिए 4 को 28 तक पहुंचाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और एज पर द रूल ऑफ फ्रैक्शन जिस नंबर से नीचे किए उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे। ये 21/28 हुआ। और फिर ये 6/7 इसको भी, इसके डिनोमिनेटर को भी इस एलसीएम तक पहुंचाएंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 24/28। अब देखिए मामला तो फंस गया। अब आप सोचेंगे मामला फंस गया क्योंकि 21 और 24 के बीच में 10 रेशनल नंबर तो होते नहीं है। तो अगर ऐसा आपको होता है, कई बार ऐसा होगा कि आपके इस डिनोमिनेटर को एलसीएम तक बराबर करने से इसके और इसके बीच में मेरे रिक्वायर्ड नंबर निकल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो आप एक डिफिनिट नंबर से, ये फिक्स नहीं है हालांकि बहुत तरीके से तो ये होता है कि जितना निकालना है उससे ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आप वही यूज करो कि जैसे 10 निकालना है तो आप क्या करो, इसके 11 से ऊपर और 11 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब देखिए बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, इसलिए आपको 10 ही रेशनल बनना चाहिए। आप इसको ऐसे नंबर से ये मल्टीप्लाई कर दो जिससे दोनों के बीच में निकल जाए। जैसे मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 5 जा कितना हुआ 105 और ये हो जाएगा 5 जा 44 5 ये 140। फिर ये हो जाएगा, इसको भी 5 से करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे तो 24 5 जा 120 और ये आपका 140। इसके बीच में देखिए तो 185 और 110 के बीच में जब मेरा 5 से मल्टीप्लाई करने पर इसके बीच में 10 रेशनल नंबर निकल जा रहा है तो उससे ज़्यादा के नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपको आराम से 106/140, 107/140, फिर आगे 10 रेशनल निकालने के लिए आप जो है 115/140, 116/140 कर सकते हैं। दो आगे और दो पीछे का निकाल देने का मतलब हुआ, एग्जामिनर ये बात समझ सकता है कि बच्चा जब दो आगे और दो पीछे का निकाले तो बीच का भी निकाल सकता है। अब ये नहीं कि 100 रेशनल नंबर आ गया तो हम बारी बारी 100 पूरा जो है 100 लिखते रहे, आधा घंटे एक ही क्वेश्चन बनाए और बहुत खुश हो जाएगी हम एग्जाम में एक क्वेश्चन बना के आए। नहीं, वैसा नहीं है कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर मिल जाएगा, नंबर तो उतना ही मिलेगा। इसलिए अगर उससे ज़्यादा, अगर 5 तक आता है तो ठीक है पूरा 5 निकाल दो, उससे ज़्यादा आता है तो 2 आगे और 2 पीछे का निकाल दो, ठीक है। 2 आगे और 2 पीछे का यहाँ पर आप रेशनल नंबर निकाल दें और बीच में डैश दे दें तो चल जाएगा कि हाँ बच्चा जब पूरा निकाल सकता है। तो ये हुआ आपको एलसीएम मेथड
ठीक है, पूरा निकालने का। अब एक मेथड और आपका होता है, इसमें होता है डिफरेंशिएट मेथड। डिफरेंस निकाल के हम लोग जो बनाते हैं लोग वो देखिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है। और वो मेथड थोड़ा देख लें, सेकंड मेथड इसका। by finding differentiate value। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, बच्चे कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप जानते हो फ्रैक्शंस का ऑपरेशन, आप जानते हो, और वो मतलब कि आपको थोड़ा एग्जामिनर के दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है कि बच्चा कुछ पढ़ गया है। और इसे पहले वाला एलसीएम मेथड तो सारे बच्चे लगभग वही इस्तेमाल करते हैं। तो लेट एक्स एंड वाई आर टू रेशनल्स वेयर वाई ग्रेटर देन एक्स। इसमें एक बात होगा कि आपको जो है ये चुनना पड़ेगा कि जो भी दो रेशनल नंबर दिया गया उसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप ये देखें कि जो भी दो रेशनल नंबर दिया है उसमें बड़ा और छोटा आपको पता करना पड़ेगा। सो उसके बाद से डिफरेंशियल वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। वाई क्या है, बड़ा फ्रैक्शन, x क्या है, छोटा रेशनल नंबर, n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ रेशनल्स दैट इज टू फाइंड। मतलब आपको क्वेश्चन में जितने रेशनल नंबर कहेगा निकालने के लिए, ठीक है ना, वो हम लोग इसमें लिखेंगे। n के जगह पर कहेगा 5 रेशनल नंबर निकालो तो n के जगह पर 5 रखेंगे, कहेगा 10 रेशनल नंबर निकालो तो n के जगह पर 10 रख के निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद से फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y आपको हो जाएगा x प्लस डी से, मतलब x जो हमारा होगा वो, और इससे पूरा d जो कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू डालेंगे, यानी x प्लस डी करने से मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर निकल जाएगा। सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2d से, थर्ड रेशनल नंबर x प्लस 3d से। ठीक है, ऐसे ऐसे निकालते जाएंगे, जितने 4D 5D 6D 7D जितना आपको करना है निकालते चले। एक क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं। चलिए, आप एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि उससे पहले के सारे क्वेश्चन आपसे बताने के लिए उसे बन जाएगा। और ये हम लोग जो है वो देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3/5 एंड 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको निकालना है। ठीक है, हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है इसमें कि हमारा बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो 3/5 और 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बड़ा छोटा पता करने के लिए, यानी कि ये बड़ा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया। ठीक है ना, तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, x इक्वल टू 3/5 और y इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब हम लोग d का वैल्यू आते हैं, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। y के जगह पर मेरा 2/3 और x की जगह पर 3/5 बाई n प्लस 1। n का मतलब जितना रेशनल नंबर हमको निकालना था, 5 रेशनल नंबर निकालना है, n के ऊपर 5 होगा। अब आप एलसीएम लें तो हो जाएगा 15, 5 2 जा 10 माइनस 3 जा 9। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़ा सा देखते रहे आप। 1/15, ये 6 इसके साथ इंक्लूड होगा, यानी 1/90। ठीक है,
50 3 5 का, ठीक है, 5 2 10, ठीक है, 5 3 3 3 9, ठीक है। चलिए, तो ये आपका d का वैल्यू आया 1/90। अब फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा फर्स्ट कैसे बताएं, x प्लस डी से। कैसे बताएं, x प्लस डी से। इसमें x का वैल्यू हमारा कितना है 3/5, क्या है 3/5, और d का वैल्यू 1/90, ठीक है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 और 90 का 90, ठीक है। 18 5 है, 18 3 54 प्लस 1 यानी 55/90 मन करे तो आप कैंसिलेशन इसका कर दें, ठीक है। सेकंड निकालना होगा x प्लस 2d, यानी कि आपको 3/5 प्लस 2 इंटू 1/90, तो ये जाएगा 3/5 प्लस, आपको वो कैंसिलेशन हो लेकिन आप मत करना, एक ही बार कैंसिलेशन फाइनल में करना ना, बार बार क्यों कैंसिलेशन करना है। तो ये जो 90 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 18 × 54 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 यानी कि 56/90। फिर इसी तरह से आप x प्लस 3d करके निकाल लें, x प्लस 4d निकाल लें, x प्लस 5d निकाल लें। तो अगर 100 भी देगा तो आप 100 देगा तो क्या करना, सब कुछ इसी तरह बनाना, n के 100 रख के बना लेना। दे देता है एग्जाम में चेक करने के लिए 100 रेशनल नंबर निकाले, बच्चा कंफ्यूज डर जाता है, भाई 100 नंबर निकाले। कुछ ऐसे तो बच्चे बुद्धिजीवी होते हैं जो उसको निकालने के पीछे पड़ जाएंगे, 1.5 घंटे उसको निकालेंगे और एग्जाम दे के आएंगे तो कल सर मैंने पूरा 100 रेशनल नंबर निकाला, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप पूरा 100 रेशनल नंबर बैठ के निकालें। अरे आप n के जगह पर 100 रख लें, उससे d आपका निकाल लें, फिर x प्लस डी निकाल लें, x प्लस 2d निकाल लें, फिर x प्लस 99d और x प्लस 100d निकाल दें, और बीच में आप डैश 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 दे दें, क्योंकि दो हम आगे का निकाल सकते हैं, दो पीछे का निकाल सकते हैं, तो बीच का भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका हुआ पूरा का पूरा जो है, अगर रेशनल नंबर 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 500, इस मेथड से आप बना सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड। लेकिन हम तो कहेंगे पर्सनली कि आप इस मेथड का यूज़ करें। बड़े थोड़ा सा आपको हो सकता है ज़्यादा समय देना पड़े, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हो सकता है, एलसीएम में इतना कैलकुलेशन नहीं होता, बच्चे को ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, बच्चे से दूर भागते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात आप समझ लें कि ये मेथड स्टैंडर्ड मेथड होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डरों के साथ तो यार कोई भी कर लेता है। असली इंसान वो होता है जो डरों को चीर कर आगे बढ़ता है। गुड बाय, बड़े रहे हमारे साथ।